प्यारे बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबकत्व तथा द्रव्य। तो आज तारीख है 20। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बेटा? एक तो पढ़नी है इसमें हमें दंड चुंबक, बार मैग्नेट। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समरूपता। किस किस के बीच में समरूपता? यानी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूले पढ़े थे और मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें हम थोड़ा सा बीच में रिलेशन देखेंगे कि इसके लिए क्या थे और इसके लिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे मैटर। इससे पहले टॉर्क पढ़ेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क कैसे लगता है? किसी भी करंट कैरिंग वायर या बार पर, बार मैग्नेट पर। तो ये है। उसके बाद मटेरियल पढ़ना बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी द्रव्य शुरू हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक ये भी है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जो मैंने पिछले चैप्टर में नहीं कराया था। ठीक है, इसका कन्वर्जन भी देख लेंगे कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट करना है और कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। ये एक छोटा सी चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो ये इसको जल्दी से हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है बेटा दंड चुंबक। यानी बार मैग्नेट। तो सबसे पहले दंड चुंबक होती क्या है? चुंबक क्या चीज होती है बेटा? चुंबक ऐसा मटेरियल है जो किसी मेटल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी का मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आपका लोहा जी, कोबाल्ट और निकिल, तो इनको अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर होती है। ठीक है, यानी बार मैग्नेट के दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और अगर मैं इसको ब्रेक भी कर दूं तब भी इसके दो ही पोल, हर पार्ट पर दो पोल आ जाएंगे। जहां साउथ था वहां साउथ रहा, जहां नॉर्थ था वहां नॉर्थ रहा। ब्रेक करने के बाद
यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ बन गया बेटा, यानी सिंगल पोल बार मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। इसकी जो दिशा होती है बेटा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। कैसे होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, यानी नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर होती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो बार में, ये तो है आउटसाइड की बात, बाहर, तो बाहर की तरफ है बेटा आउटसाइड। लेकिन जब मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो फिर साउथ से नॉर्थ होती है। मैग्नेट के अंदर क्या होती है डायरेक्शन? साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा यहां से निकलेंगी और साउथ में एंटर हो जाएगी, यानी नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। और अंदर की बात करेंगे तो ये लाइंस वापसी साउथ से नॉर्थ आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है बाहर, और मैग्नेट के अगर अंदर की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। चलो, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को देख लो एक बार। पहली बात तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये एन एक पोल है, पोल तो ध्रुव बोल सकते हो आप, ध्रुव, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ होती है, जैसे हमने वहां इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, तो एक माइनस का चार्ज था, एक प्लस का चार्ज था। तो यहाँ पर जो माइनस का चार्ज है, वहां पर माइनस के चार्ज को यहाँ पर एस कह रहे हैं, और यहाँ वहां के पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर नॉर्थ कह रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो कहाँ से निकलेगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज से वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी और नेगेटिव में एंटर होती थी, ऐसे एन से निकलने की और एस में एंटर होगी। तो यहाँ पर बेटा जैसे चार्ज की वैल्यू होती थी, अब एन और एस की क्या वैल्यू होगी? तो उसको कहेंगे पोल, ध्रुव स्ट्रेंथ, ध्रुव शक्ति। मान लो इसकी ध्रुव शक्ति एम है, स्मॉल एम, और इसकी एम है, स्मॉल, ठीक है। यहाँ प्लस और माइनस को हम साइन को नहीं ले रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी भी स्ट्रेंथ एम और इसकी भी स्ट्रेंथ एम। तो जो इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, ये तो होगी इसकी यहां से यहां तक मैग्नेटिक लेंथ, जहां पर ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा यहां से यहां तक, ये क्या होगी बेटा? इसकी मैग्नेटिक लेंथ। और एक ये इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ, यानी चुंबक जहां से जहां तक मौजूद है। तो चुंबक कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक है, ये देखो आप गौर से। तो ये होगी इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ, ये ज्योमेट्रिक लेंथ होगी, और जहां इस तक इसके पोल की स्ट्रेंथ होगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। और नॉर्मली जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो 0.84 टाइम्स होती है ज्योमेट्रिक लेंथ की, ठीक है। यानी ये क्या है? चुंबकीय लंबाई, लंबाई इजिकल टू क्या होगी बेटा? 0.84, जियोमेट्री का मतलब ज्यामितीय, ज्यामितीय लंबाई। तो चुंबकीय लंबाई 0.84 टाइम्स होगी ज्यामितीय लंबाई की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चुंबक 100 सेंटीमीटर की लंबाई की है, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी जहां तक उसके पोल एग्जिस्ट करेंगे, वो कहां से कहां तक होगे? 84 सेंटीमीटर के अंदर होंगे, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो दो तीन प्रॉपर्टी मेन, एक तो ये कि आप लिख सकते हो कि नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सिंगल पोल बार मैग्नेट के अंदर लाई नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। और तीसरा ये कि इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो 0.84 टाइम्स होती है ज्योमेट्रिक लेंथ। इसकी अलग से प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, पूछी नहीं जाती, लेकिन मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो, अब इसी में ही यहां पर कंटिन्यू कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं,
ये क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी चुंबक के आसपास महसूस होती है, ठीक है, प्रतीत होती है, और जो किसको रिप्रेजेंट करती है? चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। मैं लिख देता हूं इनकी डेफिनेशन अगर पूछा है आपसे। चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं वो किसी चुंबक क्षेत्र के आसपास वे रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर उसके चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को, की दिशा को दर्शाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बेटा रिप्रेजेंट करती है वो लाइंस होती है। तो इसकी अगर डायरेक्शन वो पूछने पड़ा है आपसे, गुण, गुण क्या क्या है, क्योंकि गुण पूछता है कि मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं के प्रॉपर्टी लिखो, गुण लिखो। तो पहली बात तो ये लिखना है आपको, शॉर्ट में मैं लिखवा रहा हूँ, ये एन से निकलती हैं और एस में, ठीक है, एंटर करती है। ये एन से निकलती है और एस में जाती है, ठीक है। दूसरा, दे फॉर्म अ क्लोज लूप। तो ये क्या बनाती है बेटा? ये क्या बनाती है? एक लूप बनाती है। लूप के रूप में होती है। तो ये लूप के रूप में होती है। क्यों क्यों लूप के रूप में होगी? देखो, सिंगल पोल लाइन नहीं करने का मैंने आपको बताया, एन यहाँ पर है, एस जरूर होगा, तो ये एन से निकलेंगे बेटा, एस में दाखिल होगी, तो ये एक सिंगल लूप बन गई। ये रहा, ये लूप बन रही है ना, ये लूप की फॉर्म में होती है। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। और क्या हो सकती है प्रॉपर्टी? चौथी प्रॉपर्टी बताओ।
जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगी उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अधिक रेखाएं, दैट मीन्स अधिक चुंबकीय क्षेत्र। और बेटा जितनी लाइंस करीब करीब होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। ठीक है, मोर क्लोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। समीप रेखाएं तो क्या होगा बेटा, अधिक फील्ड, अधिक क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान वहां पर अधिक होगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिख दिया, आप इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या क्या बताए? नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। नंबर 2, ये लूप की रूप में होती हैं, यानी दे फॉर्म लूप। ठीक है, ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नंबर 4, अधिक रेखाएं मीन्स अधिक चुंबकीय क्षेत्र। मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। समीप रेखाएं अधिक क्षेत्र, यानी मोर क्लोज द लाइंस मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिक सम प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप लिख सकते हैं अगर लिखने के लिए आता है तो। ठीक है, चलो इस पर ये जो मैंने मैग्नेटिक आपको बताई है, इस पर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ें, इसको हटाएं। देखो चलो, इसमें देखो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो बेटा, वैसे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा कि भाई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट स्मॉल डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी दो अलग अलग साइन के अगर चार्ज लें और परस्पर समीप रख दिए जाएं तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है। यानी ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इनको हम ये कह सकते हैं ये डाइपोल है। एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक ध्रुव ये, एक ध्रुव ये, तो इसको क्या कहेंगे, डाइपोल। देव का मतलब दो और ध्रुव का मतलब पोल। ठीक है, तो इसका क्या होगा भाई, अगर भाई साहब ये एक चुंबक है, ये N है बेटा और ये S है, इसकी पोल स्ट्रेंथ दे रखी है M और इसकी भी दे रखी है M। ठीक है, इनके बीच की लाइन दे रखी बेटा 12। ठीक है, और आपसे कहे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। कितना होगा वो, M इजिकल टू होगा बेटा M इंटू 2L। वहां पे क्या होता था, P इजिकल टू क्या था बेटा, Q इंटू 2L, तो Q की जगह क्या रखा है यहाँ M। ठीक है, और वहां पे डायरेक्शन क्या होती थी बेटा, अगर ये चार्ज माइनस का है और ये चार्ज प्लस का है तो माइनस से प्लस की तरफ होती थी P की डायरेक्शन। ऐसे ही यहाँ पर किसकी किधर होगी, इसको S मान लो पहले को और इसको N, चूंकि वहां पे नेगेटिव पहले लिखते थे, पॉजिटिव बाद में लिखते थे नॉर्मली, तो क्या होगी डायरेक्शन बेटा, S से N।
यानी जो डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की होती है मैग्नेट के अंदर, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होगी मैग्नेट के अंदर। ठीक है, तो ये एस से एन है और वो भी एस से एन ही थी, अंदर एस से एन ही थी ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर थी एन से एस, तो जो अंदर मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एस से एन। क्या यूनिट हो सकती है इसकी, तो अभी यूनिट अभी बताएंगे। ये क्या है, एस से एन। ठीक है, अब बात ये है कि जैसे ये होता ना बेटा क्या, मैग्नेट, ऐसे ही एक करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेट का काम करती है। करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेट का काम करती है। कैसे, मान लो बेटा ये एक ऐसे करंट कैरिंग लूप है, ये लूप है करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये करंट जा रही है इसमें, ये आई है करंट और ये आई है। इस लूप का एरिया मान लो ए है। लूप का एरिया कितना बेटा, ए। तो अगर बेटा ये एक लूप है, ठीक है, और इसमें करंट यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्ट कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था राइट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं और लेफ्ट हैंड से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो क्या करना है, दो रास्ते हैं आपके पास, या तो है वही पाम रूल, या फिर सर्कुलर के लिए मैंने आपको बताया था कि बस जहां जहां डायरेक्शन जा रही है वहां वहां आपको हाथ घुमाना है। ये लूप है, ये लूप है ना, मान लो ये लूप है, ये रेक्टेंगल है लेकिन आप इसको सर्कुलर मान लो थोड़ी देर। तो ये जहां जहां जा रही है वहां वहां आपको करना है। तो ये क्या आ जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रही है बी की डायरेक्शन, ये तो बी की डायरेक्शन ये है। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेगी बेटा वो इस तरह से निकलेंगी कुछ, अगर गौर से देखो ये ऐसे लाइन निकलेंगी। ठीक है, तो ये कहां से निकल रही है बेटा, एन से निकलती है और एस में एंटर होती है। चूंकि बी की डायरेक्शन ऊपर है इसलिए ऊपर बन जाएगा बेटा नॉर्थ पोल और नीचे बन जाएगा साउथ पोल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर होगी तो वो भी एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। ये लूप की बात हो रही है, कोई करंट कैरिंग वायर हो, सिंपल हो, तो ये काम नहीं करने की बार मैग्नेट का। अगर करंट घूम रही है, अगर घूमती हुई करंट है तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी बेटा। तो ऊपर बन जाएगा नॉर्थ तो नीचे बन जाएगा साउथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसकी अगर बात करूं कि इसका मैग्नेटिक, क्योंकि ये भी डाइपोल है, यहाँ भी दो पोल बन रहे हैं साउथ एंड नॉर्थ, और यहाँ पर भी दो पोल बन रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो इसकी अगर बात करूं मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बेटा वो होता है ईया, आई इंटू ए। क्या होता है, आई इंटू ए। अगर इसमें बहुत सारे टर्न हो तो नंबर ऑफ टर्न एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निया हो जाएगा, एम इज इक्वल टू निया। आई क्या है बेटा, करंट यानी धारा, और ए क्या है बेटा, एरिया यानी क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है लूप का क्षेत्रफल। ठीक है, एम क्या चीज है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम। ठीक है, सही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार मैग्नेट और करंट लूप सेम बिहेव करती है। तो इसी वजह से जहां परमानेंट मैग्नेट की का यूज़ करना होता है तो वहाँ बार मैग्नेट यूज़ करते हैं, जहाँ पर टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करना होता है वहाँ पर ये यूज़ करते हैं करंट कैरिंग लूप। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो उसमें जब तक करंट बहता रहता है तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करती है, और जब करंट बहना बंद हो जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हटा दें इसको। ठीक है, अगर मान लो एरिया ना दिया हो और इसका रेडियस दे रखी तो पाई आर स्क्वायर रख देना, सिंपल, एम निकल जाएगा। ठीक है, चलो
तो ये भी तो बेसिक बेसिक चीज़ें चल रही हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन ये है कि बेटा कि एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट यहाँ पर रखी हुई है। मैग्नेट दोनों यूनिफॉर्म हैं। ठीक है, ये भी लेंथ 12 दे रखी है, चलो एल दे रखी है, और ये लेंथ भी एल दे रखी है। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ बराबर ही है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर दे रखी है। इस तरह से रख रखी है कुछ, और आपसे ये पूछा कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ, और ये नॉर्थ है बेटा। एक तो इधर होगा बेटा एम, और एक इधर होगा एम। तो नेट कहीं बीच में से आएगा, दोनों का कर लेंगे। क्या होगा बेटा, एम जो होगा ना, एम नेट, वो ये वाला एम और ये वाला एम, इनका नेट होगा। और नेट निकालने का तरीका क्या, आपको पहले से ये बात मालूम है कि अगर एक वेक्टर ये हो और दूसरा वेक्टर ये हो, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, इनका नेट निकालना, तो ये होता है बेटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये वही हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये 2m स्क्वायर का अंडर रूट, एम बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा √2, और एम क्या होगा m इंटू एल। अगर 12 लेंथ दे रखी तो 12 रख देना, और एल दे रखी तो एल, चलो 12 ही रख रहा हूँ मैं, 12 तो m इंटू 12 अंडर रूट 2, ये क्या हो गया m नेट, ये नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। लेंथ दे रखी थी और इस पर पोल स्ट्रेंथ दे रखी थी m m m, ये पोल स्ट्रेंथ दे रखी थी। तो दो मैग्नेट थी, दो मैग्नेट आपस में परपेंडिकुलर रखी हुई थी, और ये पूछा था कि इनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो। तो नेट क्या आ जाएगा, बीच में आएगा, बस कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट निकालना, कर लोगे हो जाएगा। हटा दें, अब थोड़ा सा इनके ना, इनके बीच में एनालॉजी देख लेते हैं। इससे काफी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। अभी फील्ड भी हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है, ये टॉर्क भी हो सकता है, सारी चीजें होंगी। जरा देखो, इससे आपको काफी चीजें मतलब आसान हो जाएंगी। मैं यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक, और यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा मैग्नेटिक। तो यहाँ है इलेक्ट्रिक, यहाँ है मैग्नेटिक। आपने पहले डे 1 में ये पढ़ा आपने कि जो कूलाम का लॉ था, कूलाम का नियम क्या था, F इजिकल टू क्या होता था, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता था। एनालॉजी जो लिख रहा हूं मैं, एनालॉजी का मतलब होता है समरूपता, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, किस किस के बीच में, चुंबकीय तथा विद्युत के बीच में, चुंबक क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, या चुंबक फोर्स विद्युत फोर्स, चुंबकीय आघूर्ण और विद्युत आघूर्ण, इनमें क्या सिमिलरिटी है। तो F क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या होते थे बेटा, दो चार्ज होते थे, माइनस का चार्ज प्लस का चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस R।
ये होता था। इसमें भी ऐसे ही होगा। अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई साहब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इनके बीच की डिस्टेंस रखी है r, तो आप निकालो इन दोनों के बीच का फोर्स, तो मैं वही बताऊंगा। F इजिकल टू क्या होगा, C पोल की स्ट्रेंथ m1, मान लो इसकी स्ट्रेंथ m1 दे रखी है, अलग अलग दे दी, और ये m2, तो m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो कूलाम का लो ये है इलेक्ट्रिक के लिए है, वो कूलाम का लो मैग्नेटिक के लिए भी है। दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल होता था ये, ठीक है, माइनस का चार्ज प्लस का चार्ज, यहाँ Q1 और यहाँ Q2 था बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये m1 m2 दे दिए मैंने, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में अगर लेंथ L है, बीच में ही सेंटर है O, तो इसके बीच में क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इजिकल टू क्या होता था बेटा, Q इंटू 2L, ये तो होता था। और इसकी डायरेक्शन होती थी माइनस से प्लस की तरफ, बिल्कुल सेम। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी, ये बताया ये क्या होता है बेटा, M इज इक्वल टू पोल की स्ट्रेंथ। इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक चार्ज माइनस का यानी साउथ, और एक होगा प्लस का यानी नॉर्थ, ठीक है। यहाँ जो मैंने साउथ और नॉर्थ लिखा है, ये अगर आप ना भी लिखोगे तब भी चलेगा। मैंने माना कि एक पोल की स्ट्रेंथ यहाँ m1 है और यहाँ पे m2, यहाँ पे सेम है, यहाँ पर m और यहाँ पर भी m, प्लस माइनस इसमें होता नहीं बेटा। तो क्या होगा, m q इंटू 2l था, तो क्या हो जाएगा m इंटू 2l। इनके बीच की लेंथ कितनी है, 2l। चेक करो जरा, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू 2l, तो q इंटू 2l करा, यहाँ s और n यानी m और m, तो m इंटू 12, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कितना कितना आया था, मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा, माइनस का चार्ज और ये प्लस का चार्ज, यहाँ से कोई पॉइंट P है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या थी, ये बेटा L और L 2L है, यानी L तो यहाँ से यहाँ तक और L यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आया था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ये तो इसमें दो थे, एक तो अक्षीय स्थिति पर था एक्सियल पोजीशन पर, और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति पर। कितना आया था ये, ए इज इक्वल टू आया था 2p अपॉन r की क्यूब, जी बिल्कुल सेम बेटा यहां पर भी आएगा। अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, कितना है, B इज इक्वल टू, बना लेता हूं पहले, मान लो बेटा ये चुंबक रखी हुई है, ठीक है, ये आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L,
यहाँ से सेंटर से कोई पी पॉइंट है आर दूरी पर, और आपसे पूछा कि इस पी पॉइंट पर यानी एक्सियल पोजीशन पर आपको क्या निकालना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इसकी भी स्ट्रेंथ m है, इसकी भी स्ट्रेंथ m है, ये पॉइंट O है, ध्रुव शक्ति। तो बताओ क्या होगा इसमें, 2p/r की क्यूब है, तो 2p की जगह क्या आ जाएगा, m, कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो 2m/r की क्यूब, r की क्यूब ये होगा। तो जो बेटा ये विद्युत क्षेत्र के लिए है वही चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक है, 2m/r की क्यूब। ये एक्सियल पोजीशन पे है, किस पर है, एक्सियल पर। जब निरक्षीय स्थिति पे निकालते थे, निरक्षीय स्थिति का मतलब समझ रहे हो, यानी मैं बना देता हूं, ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, और यहां से r दूरी पर कोई बिंदु P था, उस पर आपको क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। कितना आया था, ये सेम रखी सारी चीज, ये L है लेंथ, ये पॉइंट O है, कितना आया था, ये E परपेंडिकुलर इसको बोलते थे, निरक्षीय स्थिति। कितना आता था ये, माइनस का p/r की क्यूब, ठीक है। तो p/r की क्यूब था बेटा, यहाँ पे p/r की क्यूब होगा, b परपेंडिकुलर जो होगा वही, अगर ये s है और ये n है, ठीक है, यहां से इसके सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट P है, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होता था बेटा, p/r की क्यूब, तो यहाँ पर भी होगा m/r की क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इधर की तरफ आई थी, ये इसकी वजह से तो अवे होता था, इसकी वजह से टुवर्ड्स होता था, तो यहाँ पर आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P इधर और E इधर, इसलिए माइनस आया था, P इधर और E इधर, इसलिए माइनस आया था। यहाँ पर भी, इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। P की वैल्यू क्या होगी इसमें, सॉरी M की वैल्यू, M जो होगा वो साउथ से नॉर्थ होगा, ठीक है, और नॉर्थ से निकलेगी ये B1, साउथ की तरफ होगी ये रही, तो नेट बेटा इधर होगा, तो B नेट इधर होगा, इसमें भी इसलिए माइनस होगा, तो B E=P/r की क्यूब, B=M/r की क्यूब, तो बिल्कुल सेम है बेटा। और अभी मैं आपको इसके बाद ये बताऊंगा, अभी टॉर्क का मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, तो टॉर्क भी आप समझोगे कि यार टॉर्क का भी फॉर्मूला सेम ही है। मैं लिख रहा हूँ नीचे, टॉर्क जो होता है इसके लिए, टॉर्क यानी बल युग्म आघूर्ण, वो कितना होता है, इसका आता था बेटा P×E, कितना आता था P×E, किसी विद्युत क्षेत्र में ये इतना आता था, इसमें भी बेटा ऐसे ही आता, टॉर्क P की जगह क्या लिखूंगा, M×B, तो इसमें क्या है, P×E, और ये M×B। उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, U माइनस का PE cos थीटा, इसमें भी ऐसी आती है स्थितिज ऊर्जा, कितनी आती है स्थितिज ऊर्जा, U ये स्थितिज ऊर्जा है, ये टॉर्क है, ठीक है, आघूर्ण स्थितिज ऊर्जा माइनस का MB cos थीटा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा देखो, इनका किसी का डेरिवेशन नहीं है, ये आपको रिमेंबर करनी है, और इसको कंपेयर करके आप याद कर लेना। जो फोर्स है वो ये है, इसका तो खैर कोई यूज नहीं, इसका यूज है P=Q×12, M=M×12। विद्युत क्षेत्र अगर अक्षीय स्थिति पे पूछेगा, अक्षीय पर तो 2p/r की क्यूब, और चुंबकीय क्षेत्र 2m/r की क्यूब। इसको, ये सिलेबस में है, इस चैप्टर में इसको याद करना आपको, 2m/r की क्यूब और m/r
आर की क्यूब माइनस में। इधर टॉर्क है पी क्रॉस ई, वहां पर यहाँ पे टॉर्क होगा एम क्रॉस बी, ये भी अभी मैं आपको ये प्रूफ कराऊंगा, ठीक है, एम क्रॉस बी। और भाई साहब यू इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा होता है माइनस का, तो यू इज इक्वल टू माइनस का एम पी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। और जहाँ मैंने मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया, तो वहाँ पर उसकी यूनिट अब मैं आपको बता रहा था, आई इंटू ए होती है ना, तो बेटा ये क्या है, आई का मतलब एम्पियर और ए का मतलब, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो वहाँ पर आप लिख लेना इसको। अब ये कंपेयर कर लिया हमने, ये समरूपता हो गई, एनालॉजी हो गई, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक और फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। अब इसमें दो टॉपिक, एक तो ये टॉर्क वाला और एक आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये दोनों करा के फिर मैं मैटर शुरू करता हूँ। इसको हटाओ, हटा दूं क्या, चलो भाई। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, किसी मैग्नेटिक डाइपोल पर टॉर्क इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं इसको चेक कर लूँ जरा। चलो भाई, तो ये क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र दे दिया बी, इसकी दिशा है चुंबकीय क्षेत्र बी की, ठीक है। ये आपका हुआ, मान लो ये रखी है बेटा ये कोई कोयल रखी है, कोयल कुछ इस तरह से है बेटा, ये आप इसको ये मान के चलो ऐसे रखिए, ठीक है। ये कोयल ऐसे रखिए, समझ गए, ये ऐसे रखिए कोयल, ठीक है। तो अब कोयल ऐसे रखी है और इस कोयल की जो लेंथ है वो दे रखी है, एल दे दो या बी दे दो, चलो मैं इसको फिलहाल बी कह रहा हूँ, ये चौड़ाई है इसकी, ये बी है यहाँ से, ठीक है बेटा। मानो करंट यहाँ पर तो अंदर की तरफ है, यहाँ पर करंट क्या है बेटा, अंदर की तरफ, और यहाँ पर करंट है इसकी बाहर की तरफ, ठीक है। ये क्या है, बाहर आउटसाइड, और ये है अंदर इनसाइड। अब इस पर अगर फोर्स निकालने के लिए मैं आपसे कहूँगा, तो बी तो अंदर, सॉरी बी तो ऐसे है, ये होता ना लेफ्ट हैंड, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड रूल, क्या बताया था, ये क्या होता है बी, ये क्या होता है करंट, और ये क्या होता है फोर्स।
तो बी इधर है, ठीक है, बी इधर, करंट अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा बेटा नीचे, जब करंट अंदर है, समझ गए। करंट अंदर कैसे है देख लो, ये करंट ऐसे जा रहा, यूं जाके ऐसे, यहाँ से ऐसे जा रहा करंट, ये फिर करंट गया ये, फिर ये, और फिर ये, इस तरह से करंट जा रहा। तो करंट बेटा अंदर है तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और ऐसे इसमें फोर्स लगेगा बेटा ऊपर की तरफ, ये एफ और ये एफ। मैंने इसको ऊपर की तरफ क्यों करा, चेक कर लो, ये बी की डायरेक्शन, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ तो लगेगा, ये लग गया ऊपर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको आप लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसकी जो एक्सिस है, यानी ये घूमेगी, वो ऐसी तो घूमेगी जब ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, देखो इसको आप, ये ऐसे तो ऐसी तो घूमेगी, ऐसे घूमने का मतलब ये इसकी एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी ना इसकी, इस एक्सिस के ऊपर ऐसे तो घूम रही है, इसकी ये अक्ष होगी एक्सिस। तो इसकी जो एक्सिस है बेटा, यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पर है, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग वायर एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी अक्ष, ये अक्ष है बेटा, अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये। अब गौर से देखो, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी साइन थीटा। कैसे लिखा है बी साइन थीटा, देख लो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। हाइपोटेनियस मुझे पता है कर्ण, ठीक है, लंब मुझे निकालना है। तो आपको ये बात पहले से पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो लंब तो निकालना है, और कर्ण कितना रखा है बी, और ये क्या है साइन थीटा, तो लंब कितना हो जाएगा बेटा, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा आ गया, तो बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई एफ, ये तो होगा टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई एफ, या आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हो। आर परपेंडिकुलर कितना, बी साइन थीटा, और एफ कितना होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र जिसकी लंबाई एल हो, ठीक है, ये जो है ना, ये तो रखी इसकी चौड़ाई बी, लंबाई होगी ये। तो अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र ये रखा है, ये वायर रखा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पर कितना बल लगता है बेटा, बिल साइन थीटा। कितना लगता है, बिल साइन थीटा। और चूंकि साइन थीटा का मतलब यहाँ पर एल और बी के बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री। देख लो, ये रखा है, ये बी है और ये एल है, चेक करके बताओ जरा, देखो ये है ना, ये और इसके बीच में कोण कितना बन रहा, भाई कहीं पे भी रख लो आप, ये तो इस पे 90 डिग्री पर तो है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी बिल, केवल बिल बचेगा, साइन थीटा नहीं आएगा उसमें। तो बिल बच गया बी आई एल। अगर लेंथ एल है तो, यानी यहाँ पे जो कंडक्टर है अंदर की तरफ उसकी भी लेंथ एल है, जो बाहर की तरफ कंडक्टर है उसकी भी लेंथ एल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिल साइन थीटा। तो बी आई, और ये कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई साइन थीटा, इसको एक साथ लिख लिया, बी और एल को एक साथ लिख लिया, और इसको लिख सकता हूँ एरिया, बी आई ए साइन थीटा। तो बेटा ये टॉर्क आ गया, ठीक है। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न हो, यानी बहुत सारी कोइल हो, कुछ इस तरह से हो, ये है ना, ये 1 2 3 4 बहुत सारे इसके टर्न दे रखे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन टाइम्स हो जाएगा, तो एन निबा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, निबा या बिना लिख लो, निबा साइन थीटा या बिना साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग लूप एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप इसको कह सकते हैं एन आई ए। क्या होता था बेटा, एम मैंने आपको बताया था, एन आई ए निया क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इंटू साइन थीटा, टॉर्क। तो इसको आप लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एम बी साइन थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम क्रॉस बी। तो ये क्या आ गया, ये किसी बार मैग्नेट पर जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम हो पर लगने वाला टॉर्क आ गया। और ये क्या, किसका टॉर्क आया है, ये टॉर्क है किसी करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप पर लगने वाला
बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो ये अगर प्रूफ करने के लिए आए तो आप कर दीजिएगा। क्या पूछेगा वो कि किसी भी करंट कैरिंग लूप पर, ठीक है, लगने वाले चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ये निकाल लेना। सही है। चलें आगे, चलो। जो बेटा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर देख लेते हैं। धारा मापी, धारा मापी क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो बेटा ये दो तरह की होती है। एक तो होती है चल कुंडली, धारा मापी यानी सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है किलकित, कील, कील से ठोक दिया, रोक दिया इसको, कील कित कुंडली धारा मापी। यानी पाइवेटेड ऑयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पाइवेट कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। तो इसमें बात यह है कि उसमें आपसे कहेगा कि चल कुंडली का सिद्धांत तथा कार्यविधि आप समझाओ। चल कुंडली धारा मापी या केवल धारा मापी, अगर केवल धारा मापी गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कहे कि चल कुंडली की धारा मापी बताओ या किलकित कुंडली धारा मापी बताओ, दोनों लगभग सेम सी होती है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, उसी का ही आप डायरेक्ट डायग्राम बनाकर उसी की कार्यविधि और उसी का सिद्धांत बताकर आ जाना। ठीक है, तो होता यह है कि इसमें एक कॉइल होती है बेटा। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होगा। ठीक है, तो नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ में एंटर होगी कुछ इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई बेटा। ठीक है, एक कुंडली होगी, ये स्प्रिंग से थोड़ा सा इसको लगा देंगे स्प्रिंग से, और यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे। होता क्या है बेटा, देखो, तो इसमें आप क्या लिखोगे? सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन, अगर कहे कि कंस्ट्रक्शन लिखो तो इसमें आप लिखेंगे कि इसमें दो, ठीक है, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न का काम करने का काम करते हैं। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसको लिख लेना ऐसे। ठीक है, उसके अंदर एक कोइल होती है जिसको में बहुत सारे फेरे होते हैं। ठीक है, कोइल का एक सिरा
एक स्प्रिंग से जोड़ देते हैं तथा दूसरा सिरा एक ऐंठन से जोड़ दिया जाता है। ये ब्रोंज फॉस्फर है, ठीक है, यानी ब्रोंज फॉस्फर, ब्रोंज फॉस्फर। और यहाँ ये कील लगा दी है, यहाँ से फिक्स कर दी, ठीक है। दूसरी तरफ ब्रोंज फॉस्फर से जोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है, इतना लिख के बस थोड़ा बहुत और उसको लिख देना, इसमें दो पिनें लगी होती हैं, पी तथा क्यू। ये आप लिखने के बाद, इसके बाद आप जो है ये बताना कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं कोइल में, तो कोइल में धारा प्रवाहित होगी। कोइल में जब धारा प्रवाहित होगी तो देखो कुछ इस तरह से होगी। मान लो यहाँ से धारा आई, ये रही, तो ये ऐसे घूमती हुई, ऐसे घूमती हुई, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे तो घूमेगी बेटा, इस तरह से आ जाएगी और फिर ये वापसी यहाँ आ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा ये घूमेगी। क्यों घूमेगी, देख लो, ये नॉर्थ, नॉर्थ से निकल रही है साउथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बैकड्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। करंट यहाँ है, ये करंट है ना, ये आई, मान लो ये है करंट आई, ये करंट आई और ये एस, ठीक है। तो फोर्स कहाँ लगेगी, बाहर की तरफ। तो ये कुछ इस तरह से टिल्ट होगी, इस पर जो फोर्स लगेगा, अगर ये कोइल है तो कैसे लगेगा बेटा, ऐसे। अगर करंट ऐसे बह रही है तो ये ऐसे मुड़ेगी, और ये जैसे जैसे मुड़ेगी वैसे वैसे ये स्प्रिंग, क्योंकि मूवेबल है, ठीक है, स्ट्रेच हो जाएगी, तो ये स्प्रिंग से सुई जुड़ी रहती है। तो फिर ये धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के काम आ जाती है। तो हम ये कह देते हैं कि यार जितनी ज़्यादा मुड़ी उतना ज़्यादा सुई डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फाई, फाई यानी एंगल, कितना ये घूमी है। तो टॉर्क जो होता है ना बेटा, टॉर्क, टॉर्क इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई की। जितना ज़्यादा ये घूमेगी उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, या जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा घूमेगी, ठीक है। तो ये इजिकल टू सी फाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एन आई बी ए, निबा या बिना, निबा साइन थीटा। नॉर्मली इसको ऐसे फिक्स करते हैं कि एम और बी के बीच में जो एंगल होगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा, वो 90 डिग्री रहता है नॉर्मली। तो निबा लिख दिया, साइन थीटा नहीं लिखा। तो निबा इजिकल टू सी फाई, ठीक है। तो आई अपॉन, बल्कि फाई, एन आई, नबा रहने दो, नबा, एन बी ए इजिकल टू सी बाई आई, जिसको क्या बोलता है बेटा, सुग्राहिता भी बोलते हैं इसको, धारा सुग्राहिता, ठीक है। और अगर मैं इससे आर की भी मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी आर से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी आर से मल्टीप्लाई कर दूं, सी छोड़ा यहाँ पर, फाइव, तो फाइव बाई आई होता है। डिफ्लेक्शन कितना हुआ पर यूनिट करंट, 1 एम्पियर करंट जा रही तो कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, 2 एम्पियर करंट जा रही तो कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, और ये बन जाएगा वोल्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं, आर से मल्टीप्लाई यहाँ करा, आर से यहाँ करा, तो ये सी आर होगा, ये आई आर हो गए। इसको फाइव बाई वी बोलते हैं। ये नबा सी आर जो होती है ये होती है वोल्टेज सुग्राहिता, और ये धारा सुग्राहिता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको एस आई से डिनोट करते हैं और इसको एस वी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और ये इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता
ठीक है, धारा सुग्राहिता, और ये बेटा ये वोल्टेज सुग्राहिता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो मैं ये कह रहा था कि इसका कंस्ट्रक्शन कहे, तीन चीज लिखनी है आपको। क्या क्या लिखना है? एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा लिखना है इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। और तीसरा ये, तो ये पूछेगा कि इसकी कार्यविधि लिखो, ठीक है, या सिद्धांत। कार्यविधि सिद्धांत, तो सिद्धांत किस पर बेस है इसका? किस पर बेस है इसका? किसी चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण पर आधारित है इसका सिद्धांत, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनी है ये, तो मोटी मोटी चीज़ लिख लेना। उसके बाद जब आपसे कहे कि प्रिंसिपल या कार्यविधि, तो आप बताना कि जब इसमें करंट प्रवाहित किया जाता है तो इस पर एक टॉर्क लगता है, जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होता है, उतना ज़्यादा मुड़ जाता है, ठीक है। और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके विक्षेपण के। क्या बोलते हैं इसको? विक्षेपण। फाई क्या है? विक्षेपण। डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और ये तो सब है ही, नंबर ऑफ टर्न है एन, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है एरिया, ठीक है, जो ये लूप है इसका एरिया कितना है। और सी क्या है बेटा इसको, सी क्या चीज होती है? सी एक कांस्टेंट है। सी क्या है बेटा? कांस्टेंट, जिसको मरोड़ दृढ़ता भी बोलते हैं। मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ दृढ़ता आप इसको बोल सकते हो। टॉर्जनल टोनल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है बेटा, हटा दे इसको, कर लोगे? ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया पूरा मैग्नेटिज्म का। इसमें हमने जो जो चीज़ पढ़ाई वो सब मैग्नेटिज्म में थी। अब मैटर शुरू कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर? बेटा गैल्वेनोमीटर जो होता है इससे छोटी या स्मॉल करंट मेजर करते हैं, और जो एमीटर होता है उससे थोड़ा लार्ज करंट मेजर करते हैं, बड़ी करंट, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एमीटर में या वोल्ट मीटर में। चलो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। कुछ टीचर वो यहाँ पे पढ़ाते हैं, कुछ टीचर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ उसको, जल्दी जल्दी से कर देते हैं। हटा दें इसको, चलो। तो ये मैंने जो बताई है, ये चल कुंडली धारा मापी का मैंने ये डायग्राम बनाया, और किलकित का नहीं बनाया। मैंने आपको बताया कि लगभग सेम सही है। तो एक चीज पूछेगा कोई भी, आप इसी को बनाकर आ जाना, इसको लिख देना। चलो भाई, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो मैं दोनों को एक साथ ही करा रहा हूं, यहां लिख देता हूं। देखो, कन्वर्जन का मतलब बदलना, ठीक है।
धारा मापी का एमीटर तथा धारा मापी का एमीटर तथा वोल्टमीटर में रूपांतरण रूपांतरण कैसे करना है, ठीक है। तो भैया जी यहाँ पे एमीटर की तरह ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एमीटर में, और यहाँ पर बदल रहा हूँ इसको वोल्टमीटर में, दोनों एक साथ करा रहा हूँ। चलो, होता क्या है, गैल्वेनोमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जी है, ठीक है। इसमें करंट IG बह रही है, टोटल करंट जो थी बेटा वो I थी। मान लो नॉर्मली जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 1 एम्पियर तक नाप सकती है, यानी 10 मिली एम्पियर तक। तो अगर ये 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें चली गई तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए मैं क्या काम करूँगा, एक इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दूंगा जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी, छोटा सा रजिस्टर जिसको S कहा, ये इसका रजिस्टर S है। तो चूंकि ये छोटा है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G कहा और इसको S कहा। तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा जाती है, तो यहाँ पर I माइनस की IG करंट चली जाएगी, ठीक है। तो दोनों में वोल्टेज सेम है, तो V G के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा V S के अक्रॉस उतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो V G शुड बी इक्वल टू V S, ये कितना होगा बेटा, I माइनस का IG इंटू आई जी इंटू जी शुड बी इक्वल टू क्या बेटा, I माइनस का IG इंटू S। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट इसके अक्रॉस करंट कितना, ये मल्टीप्लाई बाय इसका रेजिस्टेंस, ये S कितना हो जाएगा। नॉर्मली इसमें S की वैल्यू पूछता है, तो S की वैल्यू ये डिवाइड बाई आ जाएगा। तुम इसी को याद रखो, इसी से जो चीज़ पूछेगा वही निकाल लेना, ठीक है। शंट पूछे, S क्या है, शंट। शंट अगर पूछ लेंगे व्हाट इज शंट, तो कहेंगे आई स्मॉल रजिस्टर अटैच इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है, स्मॉल होता है और पैरेलली इसको अटैच करते हैं, दो इसमें खूबी है। निकाल लोगे, इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। IG पूछा IG निकाल लेना, S पूछा S निकाल लेना, करंट पूछा करंट निकाल लेना, ठीक है। नॉर्मली S पूछता है तो S क्या हो जाएगा, IG अपॉन I माइनस का IG इंटू जी। S इज इक्वल टू क्या होगा, IG अपॉन I माइनस का IG इंटू जी। वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे बेटा, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये बेटा गैल्वेनोमीटर है और इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज है, मान लो ये बेटा वे वोल्टेज उससे मेजर करना चाह रहा हूं, ठीक है। जितना ये है अगर इतना ही लगा दिया इसमें तो ये भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट है। तो क्या काम करेंगे, इसके सीरीज में एक बड़ा रजिस्टर लगा देंगे ताकि ज़्यादातर वोल्टेज वो पी जाए। ये हमने क्या काम करा, जी के सीरीज में क्या लगाया, वहाँ पैरेलल में लगाया था और यहाँ सीरीज में लगा दिया, एक रजिस्टर R लगा दिया। ये टर्मिनल आप भी मान सकते हो, ये A और ये B, ठीक है। तो जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा उसको VG अगर कह दो, और इसके अक्रॉस जो होगा इसको VR अगर कह दो, VR, तो V जो टोटल रजिस्टर होगा वो VG प्लस VR के बराबर होगा। भाई टोटल ये तो है, कुछ इसने खाया कुछ इसने, लेकिन ज़्यादातर ये खाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ बड़ा है, यहाँ स्मॉल था यहाँ बड़ा है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, V
और वी जी कितना होगा बेटा, वी जी को लिखूंगा, कितनी करंट है यहाँ, तो आई जी है तो यहाँ पे भी आई जी है, करंट तो सब बराबर ही होगी, सीरीज में बराबर होती है, तो आई जी इंटू जी, और ये आई जी इंटू आर। अब कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आर पूछे तो भी निकाल देना, आई जी पूछे तब भी निकाल देना। आर ही पूछेगा अगर कि कितना रजिस्टर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई जी तो कॉमन ले लो इसमें से, आई जी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, जी प्लस आर वी, तो वी अपॉन आई जी इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी अपॉन आई जी इजिकल टू कितना हो जाएगा, जी प्लस आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इजिकल टू हो जाएगा वी अपॉन आई जी माइनस का, वी अपॉन आई जी माइनस का जी। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, तो भाई साहब जो भी पूछेगा वही निकाल देना, शंट पूछे तो ऐसे निकाल देना, और ये पूछे तो अगर आपसे कोई क्या है इसकी समरी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो तो कैसे कहेंगे, कि एक स्मॉल रजिस्टर जिसको शंट कहा जाता है वो पैरेलल में लगा दिया जाता है। ठीक है, और अगर इसको वोल्टमीटर में बदलना हो तो क्या कहेंगे, एक बड़ा रजिस्टर लगाएंगे, ये बड़ा है, लार्ज है, ये क्या है ये लार्ज, वहाँ क्या लगा था स्मॉल, लार्ज रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, ये सीरीज में लगाया जाता है, वो पैरेलल में लगाया जाता है, ये स्मॉल होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा है सीरीज में लगेगा, छोटा है पैरेलल में लगेगा, समझ गए, हटा दे इसको। चलो भाई, ये मैग्नेटिज्म आपका खत्म हो गया, अब मैटर शुरू करते हैं, हटा दें। मैटर शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैटर से पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहले मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं क्या क्या है। चुंबकीय गुण, इसके द्रव्य के, इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, मैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हो आप, मटेरियल चल रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, चुंबकीय पदार्थों के गुण, ये चुंबकीय गुण। ठीक है, तो पहले तो होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और दूसरा होता है बेटा, मैं तीन बताऊंगा, एक ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और एक और बता देंगे, चलो चुंबकशीलता भी बता देंगे आपको, चुंबकशीलता,
परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। इसको तो बेटा आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको काई एम से डिनोट करते हैं, काई एम, ठीक है। एक्स बनाना है ऐसे, तो थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ देना, ऐसे, ठीक है। काई एम बोलते हैं इसको, काई एम। तो बेटा इसका जो हिंदी में नाम है, वो हिंदी में इसका नाम, एक सेकंड आप रुको, मैं आपको बता देता हूँ चुंबकशीलता को क्या कहते हैं। तो बोलता है चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता, और ये होती है बेटा चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, ये होती है चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, सुग्राहिता भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता होगी, चुंबकन तीव्रता होगी, और चुंबकशीलता बोलते हैं, और ये प्रवृत्ति, प्रवृत्ति या सुग्राहिता, प्रवृत्ति या इसको बोल सकते हैं सुग्राहिता, ठीक है। और ये होती है बेटा चुंबकीय चुंबकशीलता। ठीक है, इनमें देख लो अब जरा कैसे कैसे है, क्या क्या है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बड़ी आसान मैं लैंग्वेज में इसको आपको बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, इसको समझने की तरीका भी आपको बताऊंगा। ये तो होता है, ये होता है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इसको आप ऐसे मान के चलो कि मान लीजिए हमें किसी मिट्टी को फर्टाइल करना है, ठीक है, तो हमने कितना उसमें जोर लगाया, तो यानी बाहर का, ये कोई एक्सटर्नल चीज है, ये तो है एक्सटर्नल जो हम बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है। अब मिट्टी पर उसका कितना असर पड़ा, किस हद तक वो फर्टाइल हो सकती है, वो है ये, ठीक है। तो ये इसका इंटरनल मामला है, इंटरनल, ये मिट्टी का अपना मामला इंटरनल, और ये एक्सटर्नल यानी जो हम उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये तो एफर्ट लगा रहे हैं, और ये इसका इंटरनल मामला है, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को ये कायम बोलते हैं, कितना हमने एफर्ट लगाए और कितना उसने हमारी बातों का असर लिया, ठीक है। और ये जो होती है, ये होती है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एयर के कंपैरिजन में कितना उसके अंदर से जा सकती है। अगर इसको मैं रिलेटिव में बात करूं तो इसको पर अभी आएंगे, पहले इन तीनों को समझ लो। तो आई क्या होगा बेटा, आई जो होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन तो ये है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, डिवाइडेड बाय आयतन, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होती थी एम्पियर मीटर स्क्वायर होती थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती थी किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, और ये वॉल्यूम की मीटर की क्यूब होती है, तो कुल मिला के ये तो कट गया, तो ये एम्पियर पर मीटर, यानी इसकी जो यूनिट आएगी वो एम्पियर पर मीटर आती है, किसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, ठीक है। इसकी भी बिल्कुल सेम है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी एम्पियर पर मीटर है, लेकिन होती क्या है, देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है म्यू इंटू आई प्लस एच, या एच प्लस आई कहो। टोटल जो होता है, टोटल का मतलब ये था कि हमने टोटल कितना उसने असर लिया, तो उसका अपने अंदर का मामला
ठीक है, प्लस हमने बाहर से जो एफर्ट लगाए, तो बाहर प्लस अंदर ये टोटल होगा। ठीक है, यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो टोटल एफर्ट होगा वो इतना होगा। बी क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बी चुंबकीय क्षेत्र जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बेसिकली ये चुंबकीय क्षेत्र तो होता है, लेकिन ये चुंबकीय मतलब डेंसिटी होती है। ठीक है ना, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। खैर, तो अगर एयर है तो ये म्यू नोट लिख सकता हूँ मैं चुंबकशीलता के लिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब आप इसको आप लिख सकते हो बी अपॉन म्यू माइनस का आई। ये क्या हो जाएगा बेटा? एच की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन म्यू नोट माइनस का आई अपॉन एच। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये दोनों का रेशो होता क्या? इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, क्योंकि इसके भी बेटा एच की भी सेम यूनिट है, एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट है, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी है। आई एम इज इक्वल टू आई बाई एच। ठीक है, तो कितना एफर्ट लगाए और उसने उसका कितना असर लिया, आई बाई एच ही होता है। दिस इज द, अगर कोई डिफाइन करने के लिए पूछे कि व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या चीज है, तो हम बताएंगे चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अच्छा जी, अब नॉर्मली इसमें और इनमें रिलेशन पूछा जाता है, इन चारों में रिलेशन निकालने के लिए आता है। पहले आप ये देख लो, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है ना, ये इस बात को शो करते हैं कि कितनी लाइंस उसमें ज़्यादा पास हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ एयर की, एयर में अगर 4 लाइन पास हो रही है, तो जो मटेरियल होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मान लो उसमें 4 की जगह 5 लाइन आ गई, या ठीक है, तो यानी एयर के मुकाबले में कितनी ज़्यादा उसमें जा रही हैं, वो कहलाती है म्यू, यानी चुंबकशीलता। तो म्यू आर की मैं बात करूंगा आपसे, म्यू आर की अगर बात करूंगा तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता, क्या बोलेंगे? सापेक्ष सापेक्ष चुंबकशीलता। तो बेटा म्यू आर जो होता है ना, वो होता है किसी मटेरियल की चुंबकशीलता डिवाइडेड बाय एयर की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, जिसका मान हमने पहले से भी पढ़ा है, म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 होता है। खैर, ये होती है, ये क्या होती है? तो म्यू आर का क्या मतलब है? एयर के मुकाबले में मेटल के अंदर कितनी चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा हो जाएंगी यानी वो ज्यादा है, उसकी चुंबकशीलता ज्यादा है। खैर, इनके बीच में अगर रिलेशन निकालने के लिए आए और प्रूफ करवाए तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं, यहां से प्रूफ करना। ये ब्लैक सा कर देता हूं मैं। देखो, ये वाला रिलेशन उठाना, B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच प्लस आई। ठीक है, आई की जगह क्या लिख सकते हो फिर? एच इंटू का एम, म्यू नोट आई की जगह लिख दिया आपने एच इंटू काई एम। इसको बाहर ले लो बेटा, म्यू नोट एच बाहर ले लिया, तो क्या आ गया? 1 प्लस काई एम, ये बी है। ठीक है, बी बाई म्यू, यहां से अगर आप देखने की कोशिश करोगे बी बाई म्यू नोट, तो वो बी बाई म्यू नोट क्या हो जाएगी? बेसिकली ना बी बाई एच। तो बी बाई एच की अगर बात करूं, यहाँ म्यू नोट ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस काई एम। बी बाई एच को म्यू बोलते हैं, बी बाई एच को क्या बोलते हैं बेटा? म्यू। तो मैं लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस काई एम। यही रिलेशन छोड़ सकते हो आप चाहो तो, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आप रिलेशन निकालो बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड
काई एम, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच में रिलेशन। तो ये म्यू बेसिकली म्यू एम है। म्यू क्या है? म्यू एम, यानी मेटल के अंदर चुंबकशीलता, और ये क्या है? एयर की चुंबकशीलता। तो म्यू अपॉन म्यू नोट लिख सकते हो। तो म्यू अपॉन म्यू नोट कितना हो जाएगा बेटा? म्यू आर नहीं लिख सकते, म्यू एम अपॉन म्यू। अगर ये एम कह दूं मैं, क्योंकि मैंने एम कर रखा, तो म्यू एम अपॉन म्यू नोट क्या हो जाएगा? म्यू आर। ये रिलेशन आ गया, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ये रिलेशन आमतौर पर कई बार प्रूफ कराने के लिए आ गया कि व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन म्यू आर, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको हटा दे। तो बेटा ये प्रॉपर्टी है कुछ। अब हम शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे उनको डिफाइन करते हैं। हटा दे, इसका ये लास्ट टॉपिक बच रहा। चलो चलो मैग्नेटिक मटेरियल्स। चुंबकीय पदार्थ। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं बेटा। तीनों को अलग अलग आएंगे, क्योंकि इस पर ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसका ये मानता हूँ, हालांकि थियोरेटिकल है, क्योंकि इसे कई बार आ चुका बेटा बोर्ड में। तो मैं लाइन खींच लेता हूँ, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा क्या है बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा क्या है बेटा? लोह चुंबकीय पदार्थ। ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। लोह चुंबकीय पदार्थ। इसको बोलते हैं बेटा डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसको बोलते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसको बोलता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स 3 तरह के हैं। कैसे कैसे हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको डिफाइन ऐसा करेंगे, दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, विच केम या विच पुट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज feebly, ठीक है, is feebly move in opposite direction to the external magnetic field are called diamagnetic material। ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में
मामूली से, हल्के से, ठीक है, चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो किसी बाह्य, ये बाह्य चुंबकीय समझ रहे हो कौन सा वाला, ये एच है बेटा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, किसमें होता है बेटा, विपरीत विपरीत दिशा में, कैसे, मामूली से, चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, those magnetic materials which put in an external magnetic field are feebly moved in opposite direction to the applied magnetic field। इसके बेटा जो एग्जाम्पल है, जो सोना चांदी हीरा वो सब इसी में आता है। एग्जाम्पल में जैसे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, सोना, सोने को क्या बोलते हैं, यही, चांदी एजी। ठीक है, सोना हो गई, चांदी हो गई, हीरा या डायमंड, ठीक है, कार्बन का एक वो है आइसोटोप। सोना चांदी हीरा वो सब किस में आता है बेटा, इसी में आता है। ठीक है, और एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले देख लो। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर पुट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा में मामूली से, ठीक है, क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, इसी दिशा में बेटा, ये तो विपरीत थी और ये उसी की दिशा में, मामूली से, ये भी मामूली से है लेकिन ये उसी डायरेक्शन में, मामूली से चुंबकित होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते
ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा? एक सेकंड में इधर इसके कौन से एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय पदार्थ के बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थ के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल का तरीका मैं आपको याद कराऊंगा अभी। आप इसको अभी फिलहाल ऐसे याद रखो, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, ठीक है, 24 25, और आप एक लिख लेना 29 कॉपर। ये अनुचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। 24 25 26 27 28 वो फेरोमैग्नेटिक में आ जाएंगे। तो क्या है जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? ऐसे, इसको डायरेक्ट लिख दो, ऐसे चुंबकीय पदार्थ, डैश लगा रहा हूं, ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जहां मामूली लिखा ना वहां पे लिख लेना स्ट्रोंगली, ठीक है, मामूली, मामूली स्ट्रोंगली को क्या कहेंगे? तेजी से, चुंबक की ओर तेजी से, तेजी से, ठीक है। तो ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रोंगली, ठीक है, आर स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड in the direction of applied magnetic field are called ferromagnetic materials, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या बेटा? इसका है 27 कोबाल्ट, 28 निकिल, और 26 भी आएगा आयरन। लोहा तो सबसे फेमस है, 26 आयरन। तो ये इसको आप एग्जांपल के तौर पे यूज करना, याद ऐसे करना, 24 25 26 27 28 और 29 यहीं पर आ गया, ठीक है। और एग्जांपल इसके बता देता हूं मैं आपको। हवा और पानी, ये किस में आएगा? ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, प्रतिचुंबकीय में। तो ये इसके वो हैं एग्जांपल। और अगर आप एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रतिचुंबकीय में लिख लेना बेटा, हवा भी लिख लेना, आप पानी भी लिख लेना, ठीक है। हवा पानी लिख लो आप, सोना चांदी हीरा, हवा एयर पानी या जल H2O, ये लिख लेना, ठीक है। अनुचुंबकीय में भी और लिख लो 2 4 एग्जांपल। एल्यूमिनियम लिख सकते हो इसमें, और क्रोमियम तो लिखवा दिया मैंने आपको, हाँ लिखवा दिया, क्रोमियम लिखवा दिया। सोडियम लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम और सोडियम और लिख लो, चलो 11 और 13, सोडियम एल्यूमिनियम क्रोमियम मैग्नीज और कॉपर, इसमें यही काफ़ी है बस, ठीक है। तो ये आपका इसमें हवा पानी हीरा, सोना चांदी हीरा हवा पानी, और इसमें
24 25 24 25 26 27 28 वहाँ जाएगा, 29 और 11 और 13। तो ये एटॉमिक नंबर से आप इसको याद कर सकते हो, आसान है। तो अगर केवल डिफाइन करने के लिए आए तो डिफाइन तो इतना कर देना, इसकी डेफिनेशन लिखना और एग्जांपल बता देना, इसकी डेफिनेशन लिखना, एग्जांपल बता। डिफरेंस आए, डिफरेंस में भी ये तीनों चीज़ तो आप लिखनी ही है, दोनों डेफिनेशन और एग्जांपल। इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो भी हमने पढ़ी है वो और देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अगर बात करें इसकी इसकी म्यू आर और काई एम की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसकी काई एम कैसी होगी और म्यू आर कैसी होगी, इसकी दोनों की दोनों 1 से ज़्यादा होगी लोह चुंबकीय के लिए, ठीक है। काई एम इसकी पॉजिटिव होगी और म्यू आर इसकी 1 से बहुत ज़्यादा होती है, 10 की पावर 5 के आसपास। तो पहले इसकी देख लो, काई एम तकरीबन मतलब पॉजिटिव होगी एक तो, और किस ऑर्डर की होगी, 10 की पावर 5 के ऑर्डर की होगी तकरीबन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखना, बल्कि काई एम की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें लिखना कि काई एम की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा तो होती है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसमें लिखना आप कि काई एम यानी चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू 0 से कम होती है, यानी निगेटिव होती है, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू एक में 1 से ज़्यादा होती है, इसमें म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें म्यू आर की वैल्यू केवल 1 से ज़्यादा होगी, और इसमें म्यू आर की वैल्यू बेटा 1 से कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं और डायग्राम बनाने के बाद मैं ये कहूँ कि यार चार लाइनें जा रही थी मटेरियल के अंदर से, मैं बना देता हूँ, चलो जैसे ये है, एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये चौथे पॉइंट में लिखना आपको, ये जो अब बना रहा हूँ। आपने यहाँ पर रखा प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर रखा, ऐसे यहाँ पे भी रखा डायमैग्नेटिक मटेरियल, और एक यहाँ रखा डायमैग्नेटिक। यहाँ पे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होगा, ये जो 4 लाइन जा रही थी ना, क्या है ये, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्या है बेटा, ये चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसमें से जैसे 2 पहले से ही बाहर आ रही थी, तो ये कोशिश करेगा 2 को भी अपने आप से बाहर निकाल देगा। 2 को अपने आप से बाहर निकालने का मतलब ये है कि जो लाइंस अंदर से जा रही थी ना, ये कोशिश करेगा कि अंदर से ना जाकर इसके ऊपर से जाए, ऐसे ही ये अंदर से ना जाकर इसके ऊपर से जाने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ गए बेटा, ठीक है। ये क्या कोशिश करेगा कि यार चलो 4 लाइन है, 4 में से एक को तो कम से कम अपने अंदर ले ही लेगा। तो ये जहाँ ऐसे रही थी, लेकिन ये कुछ इस तरह से जाएगी, और ये क्या काम करेगा, ये कोशिश करेगा सारी को अपने अंदर लेने की। जहाँ तो यहाँ से रही थी ये, जरा चेक करके बताओ, इसमें से चारों की चारों लाइनें जा रही हैं, इसमें से 3 लाइन पास हो रही है, और इसमें से एक भी लाइन पास नहीं हो रही है, ज़्यादा से एक लाइन पास होगी इसमें। तो इसलिए इसकी
एयर के मुकाबले में, एयर में तो चलो 4 जा भी रही थी, इसमें तो 4 भी जा रही, इसलिए कम है, तो इसलिए 1 से कम है। इसकी एयर के मुकाबले में ज़्यादा है, एयर के कंपैरिजन में, इसलिए इसकी 1 से ज़्यादा है म्यू आर की। इसकी बहुत ज़्यादा है, उसमें तो 2 ही जा रही थी पहले, अब 4 जा रही हैं, तो क्या हो जाएगी, म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो आप इसी में भी डायग्राम बना सकते हैं और अलग से पॉइंट दिखाने के लिए भी इसको आप बना सकते हैं, 1-2 पॉइंट अगर आप चाहो तो। और मैं लिखवा देता हूँ, ये आपको तब लिखने हैं जब क्या करना है बेटा, तीनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा तब। तो इसमें लिखना है, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, इसकी प्रतिचुंबकीय की, लोह चुंबकीय, इसकी अनुचुंबकीय। इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से थोड़ा अधिक होती है, और इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, एक और चीज़ लिख लो, ये क्यूरी के नियम को फॉलो करता है, ये क्यूरी के नियम को फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है। क्यूरी का नियम क्या होता है, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, आप लिखना है इसमें कि ये क्यूरी के नियम को, ठीक है, फॉलो करता है, ये क्यूरी के नियम को के अनुसार होता है, और ये क्यूरी के नियम को फॉलो नहीं करता। तो क्यूरी का नियम क्या होता है, काई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 टेम्परेचर के। 5वें पॉइंट में लिखना, काई एम 1, ठीक है। लिख लोगे 5वां पॉइंट ये, ठीक है। तो ये बेटा ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया। अब लगभग चैप्टर पूरा हो चुका, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये इनमें कैसे प्रॉपर्टी आती है, कौन सी आती है, क्यों आती है। तो हटा दे, चलो। देखो बेटा, अब हम लिख रहे हैं चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। हाँ, मॉडल, मैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल। मतलब इसमें चुंबक की जो प्रॉपर्टी है वो क्यों आती है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो बता रहे हैं। तो देखो, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, प्रतिचुंबकीय में क्यों होता है ऐसा, अनुचुंबकीय में क्यों हल्का सा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, और ये क्यों तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इनमें तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसकी थ्योरी को बोलता है डोमेन थ्योरी। होता क्या है, जो मटेरियल होते हैं ना बेटा, इसमें जो मटेरियल होते हैं, यानी जो डाइपोल होते हैं, डाइपोल यानी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, इसमें दो दो की फॉर्म में होते हैं, सम विषम सम विषम सम विषम। तो एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है,
तो ये जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करते हैं। इसको आप ऐसे मान कर जैसे मैग्नेटिक नीडल होती है, यानी नॉर्थ यहाँ पर, साउथ है यहाँ पर, ऐसे है। तो जब तक बाहर से कोई आप क्षेत्र अप्लाई नहीं कर रहे तब तक तो कोई भी चुंबकीय इफेक्ट या चुंबकीय प्रॉपर्टी उसमें नहीं आती। आपने कोई बाहर से चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया, ये H, तो इसमें अब कोई मतलब इनमें कुछ चेंजिंग आएगा। और चेंजिंग क्या आता है इसमें, ये इतने ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं कि ये उनसे कहो कि भाई साहब इधर को चलो तो ये जस्ट अपोजिट उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा होती है इन टाइप के मटेरियल में, यानी इसमें आधिक्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है बेटा, आधिक्य इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तो इसमें क्या होगा, जैसे मटेरियल तो यही थे, 1 2 3 4 5 6, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे नीले, ठीक है। तो ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड करते हैं इसमें, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ हल्के से चुंबकित होते हैं। इसमें क्या होती है, इसको बोलते हैं डोमेन थ्योरी। तो इनकी मेजोरिटी होती है, क्या होती है, एक डायपोल जिधर जाता है पूरा का पूरा इनका जो ग्रुप है वो उधर ही चलने लगता है। मान लो ये ग्रुप इधर है, ये ग्रुप इधर है, ये ऐसे है, ये वाला ग्रुप ऐसे है, और ये ऐसे है। इस तरह से है बेटा। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो ये सारा का सारा ग्रुप बहुत, मतलब एक के को मैग्नेटाइज करने से पूरा का पूरा ग्रुप उधर हो गया, फिर पूरा का पूरा ये वाला, इसको डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। तो इसमें तकरीबन 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 तक क्या होते हैं, चुंबकीय डायपोल होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल होते हैं। एटॉमिक डायपोल भी बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक डायपोल, एटॉमिक द्विध्रुव, क्या बोल सकते हैं इसको, परमाणु एटॉमिक डायपोल है। ये सिंगल जो मैंने बनाया है एटॉमिक डायपोल है, एक की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली जो परमाणु ये होते हैं ना, एटॉमिक डायपोल की जो वो होती है संख्या, वो सम होती है, सम परमाणु द्विध्रुव। तो सम का मतलब क्या होगा, एक अगर ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, तो नेट जीरो हो जाता है, सही है ना। इसमें तो ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं एक्स्ट्रा, तो बाकी तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही देंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होंगे, तो ये जैसे ही अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे कुछ। और ये तो है ही ग्रुप में, एक हुआ तो सारे हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो बताओ। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन थ्योरी। ठीक है बेटा, तो आप इसको लिख लोगे,
लिखवाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। इसमें क्या कहेंगे कि इसमें भैया सम परमाणु द्विध्रुव होते हैं, जिसकी वजह से प्रेरित मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। प्रेरित का मतलब उल्टा, अपोजिट। इसमें सम होते हैं और कुछ प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो ये अपोजिट जाने लगते हैं। और ये अधिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर उसी की दिशा में चलने लगते हैं। और ये डोमेन की टर्म में होते हैं तो एक डोमेन का एक डाइपोल जिधर जाता है उधर ही सारे डाइपोल चले जाते हैं। तो ये इसलिए स्ट्रोंगली होता है। ये स्ट्रोंगली, ये वीकली, ये भी वीकली लेकिन अपोजिट, क्योंकि इसमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण हुआ। क्या हुआ? प्रेरित चुंबकीय। तो ये मोटे मोटे बातें हैं, चीज़ें हैं। अगर आपसे कहे कि क्यों इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई तो आप बता दोगे, ठीक है। अब आपका मॉडल देख लेते हैं। इसमें जो पीछे के PYQ आए हुए हैं, देखो इसमें बहुत छोटा चैप्टर ये दे रखा है, क्योंकि इसका ज़्यादातर पोर्शन पिछले वाले चैप्टर में इन्होंने कवर किया। तो जो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में आया, 25 में आया, मैं बता देता हूँ आपको, चूंकि मैं सभी करा चुका तो अलग से कराने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। यह है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर अब आपको बताना है, ठीक है। तो बता दोगे? तो ये जितने भी मैंने अपनी डिफरेंस बताए थे ना आपको, तुम जब भी डिफरेंस आए तो 4 तो मैंने लिखवाए, 5 और छठा ये भी बता देना उसमें। ये डोमेन में होते हैं, ये इसमें होते हैं, तो 6 लिखवा लेना। अगर 5 नंबर में आ गया पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने इतना बड़ा लिखा और डायग्राम बनाएंगे तो और ज़्यादा इंप्रेशन आपका जम जाएगा, ठीक है ना। ये 2024-25 में आया, मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है मटेरियल में इसमें, ठीक है। फिर एक और देखो क्वेश्चन, परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबक, लोह चुंबक की उत्पत्ति कीजिए। डोमेन सिद्धांत में लोह चुंबकत्व को की व्याख्या कीजिए। तो बेटा इसमें तो यही दे रखा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर दे रखा है। इन्हीं तीन अनुचुंबकीय पदार्थों के नाम बताइए, आप बता देना आराम से। क्या बताया था मैंने? ठीक है, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब आप बता सकते हो। तो मतलब सब टोटल चैप्टर कर लिया बहुत बढ़िया से। तो आप अपने बोर्ड की तैयारी बढ़िया से करिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।